हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई रमन पर। आज दोस्तों हम बात करेंगे अलाउद्दीन के अभियान के बारे में, यानी कि अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार के बारे में। हमने इससे पहले अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था, अलाउद्दीन की नीति और अलाउद्दीन के योजनाओं के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने अच्छे तरीके से जाना था, सारी व्यवस्था पढ़ ली थी। अब हम उससे आगे अलाउद्दीन के अभियान या साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन ने राज्यों को, भारत में नए नए राज्यों को जीतना शुरू किया और अपनी विजय को जारी रखा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अलाउद्दीन की विजय की राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर के दुर्ग पर इन्होंने विजय करी थी सबसे पहले, जो कि बहुत ही खास विजय मानी गई थी, क्योंकि रणथंभौर का जो किला था वो, वहां पर किला बहुत ही सुरक्षित किला था। यानी कि उस किले के चारों तरफ 5 पहाड़ियां थी, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था, अलाउद्दीन से पहले कोई उस किले को जीत नहीं पाया था। और रणथंभौर में है, ये रणथंभौर में था, राजस्थान का रणथंभौर दुर्ग था। ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। यहाँ पर था हमीर देव थे, चौहान वंश के ही शासक थे, यानी कि पृथ्वीराज थे ना, उन्हीं के ही वंश में से शासन करते हुए आ रहे थे। तो उन्हीं के वंश के शासक थे हमीर देव चौहान, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे उस टाइम पर। तो इनके पीछे की क्या घटना आती है, इनके टाइम पर अलाउद्दीन देवगिरी से विजय करके आ रहे थे, यानी कि वहां से धन वन लूट के आ रहे थे। तो इनका, अलाउद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह नाम था उसका। तो जब ये धन लूट कर आ रहे थे उधर से, गुजरात की तरफ से आ रहे थे, तो देवगिरी की तरफ से, गुजरात की तरफ से आ रहे थे, तो उस टाइम पर क्या होता है, इनका सेनापति था मोहम्मद शाह, ये कुछ धन लेके, कुछ पैसे वैसे लेके इनके यहाँ अम्बेडदेव के यहाँ शरण ले लेता है। तो उस टाइम पर क्या होता था, जो भी राजा महाराजा थे वो अपने वचन को ज्यादा अहमियत दिया करते थे उस टाइम पर, क्योंकि वो अपने वचन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए इन्होंने भी, एक राजस्थान में चलता है अतिथि देवो भव, ये हमारे भारत में ये पहले से कि अतिथि देवो भव श्लोक है ये, इसको मान्यता देते हैं। और इसी अतिथि देवो भव की उपलक्ष्य में इन्होंने इनका स्वागत करा और इसको पहले बता दिया कि तुम टेंशन ना लो, मेरे यहीं रुके रहो, कि अलाउद्दीन यहाँ तुम्हें टच भी नहीं कर सकता आके। अलाउद्दीन ने कहा इनसे कि भाई मेरे को, मेरा सेनापति आया तेरे पास, उसको वापस भेज दे, और थोड़ा धन लेके गया है, कि दे अच्छा नहीं है ऐसे, वरना मैं आक्रमण करूंगा तेरे राज्य पे। तो हमीरदेव चौहान ने मना कर दी, क्योंकि उन्होंने ऐसे वचन दे दिया था मोहम्मद शाह को पहले से कि मैं तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। तब इन्होंने वापस नहीं भेजा इसके पास। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके यहाँ आ जाते हैं, रणथंभौर किले को घेराबंदी कर लेते हैं। कुछ टाइम तक घेराबंदी करते हैं, 2-3 महीने तक। तो ये इसे जीत नहीं पाते। जब इसे जीत नहीं पाते तो इसमें कमी निकाल देते हैं कि ये दुर्ग जीतने लायक नहीं है, हम इसको नहीं जीतते, हम कि कहीं और जाएंगे, किसी और को दुर्ग को जीतेंगे, बेकार है। मतलब इसकी बुराइयां निकाल जाते हैं, इसमें इसकी कमियां गिना जाते हैं। पर कुछ टाइम बाद फिर वापस आते हैं यहीं पर, अब की बार अपनी ओर सेना को लेकर आते हैं। और इनके साथ एक इनके लेखक थे इन्हीं के टाइम के, बहुत फेमस है ये, अमीर खुसरो आए थे यहीं पर, जिन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। अमीर खुसरो लेखक थे ये, इस अभियान में इन्हीं के ही साथ थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। तो इनकी तरफ से, अमीरदेव चौहान की तरफ से, इनके सेनापति होते हैं रणमल करके, तो धोखा कर जाते हैं, यानी कि इनकी तरफ धोखा देके इनके जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो अलाउद्दीन के साथ शेयर करके अलाउद्दीन की सेना में मिल जाते हैं। जिसके बाद में इसका नतीजा होता है कि अमीरदेव चौहान को युद्ध हारना पड़ता है, आत्मसमर्पण करते हैं, उनकी हत्या हो जाती है वहीं पे युद्ध में ही। तो ये पहले ही बोल जाते हैं, मतलब ये युद्ध करने जाते हैं अपने स्त्रियों से, सब जितने भी ये यहाँ के सेनापति थे या हमीरदेव चौहान थे, क्योंकि ऐसा होता था उस टाइम पर जो भी मुस्लिम आक्रमण करते थे किसी भी राज्य पर, तो बहुत बुरी तरह से अत्याचार कर देते, वहाँ की बहन बेटियों के साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार करते थे। इसलिए ये पहले से बोल गए थे कि भी अगर हम उधर से आए, अगर हमारे वाले झंडे दिखे तुम्हें तो ठीक है, खुशी मनाना, अगर हमारे वाले झंडे ना दिखे तो तुम कूद के जोहर कर लेना, मतलब जोहर कर लेना किसी भी तरह से। जोहर बोलते हैं, यानी कि स्त्रियां अपने आप को, या तो 2 तरह से जोहर होता था, एक तो जल जोहर होता था और एक अग्नि, कि आग में कूदते थे या फिर जल में कूद जाते थे।
तो इन्होंने बोल दिया था कि अगर हमारे वाले झंडे नहीं दिखे आपको तो आप जोहर कर लेना सारी स्त्रियां। तो इन्होंने ऐसे ही करा। जब ये यहाँ युद्ध हार गए तो एक केसर इन्होंने जोहर कर लिया। रणथंभौर के गुरु जितनी भी स्त्रियां थी इन्होंने जोहर कर लिया, और जितने पुरुष थे उन्होंने केसरिया कर लिया। यहाँ पर फिर इसको केसरिया और जोहर को टोटल मिला के साका बोलते हैं, जो कि राजस्थान का पहला साका हुआ था अलाउद्दीन की वजह से। 1301 में अलाउद्दीन ने यहाँ पर आक्रमण करा था 1301 में, जो कि 1301 में पहला साका था राजस्थान को और भारत का दूसरा साका था। साके में दोनों चीजें आती हैं, जोहर और केसरिया। केसरिया करते हैं पुरुष, जोहर करती हैं स्त्रियां। क्योंकि केसरिया में जब पुरुष केसरिया करता है तो अपना सब कुछ, स्त्रियां जोहर कर लेती हैं पीछे से सब कुछ त्याग के, बस यही सोचता है किसी भी तरह से अपने सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा हानि करी जाए उसकी, और अपनी पूरी बहादुर से लड़ते हैं और अंत में मृत्यु हो जाती है, अपना शरीर त्याग देते हैं। ये तो यहाँ पर होगा राजस्थान का पहला साका। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में बात आती है चित्तौड़गढ़ की। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन के दूसरे अभियान की, जो कि इन्होंने चित्तौड़ की तरफ पड़ा था, जो फेमस दुर्ग था उस टाइम का और अभी भी फेमस है चित्तौड़। ये भी राजस्थान में ही चित्तौड़। यहाँ पर उस टाइम 1303 की बात है ये। यहाँ पर थे राणा रतन सिंह करके शासक थे। 1303 की बात है ये। राणा रतन सिंह और पद्मावती इनकी पत्नी थी। पहले हम इनके कारण को समझ लेते हैं कि क्या कारण था जिस वजह से यहाँ युद्ध हुआ। इनके ऊपर मूवी बनी है, बहुत ही फेमस एक इनके टाइम की ये कहानी है, कहावत है। माना जाता है कि यहाँ के दो कारण थे। एक तो पहला कारण अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति हो गई, क्योंकि वो सारे राज्यों को जीतना चाहता था, और दूसरा कारण माना जाता है इस युद्ध का पद्मावती। तो हम ऐसे ये जान लेते हैं कि पद्मावती कोई क्यों कारण माना जाता है इस युद्ध का। तो हमारा भारत है, जानते हैं ये भारत है, भारत नहीं, ये श्रीलंका है। इसको श्रीलंका को उस टाइम पर सिंगल द्वीप बोलते थे, सिंगल प्रदेश या सिंगल द्वीप। 1303 के टाइम पर श्रीलंका है ये। तो क्या होता है उस टाइम पर, यहाँ की एक रानी थी ये पद्मावती, सिंगल द्वीप की रानी थी। यहाँ के गंधर्वसेन राजा थे जिनकी ये पुत्री थी। गंधर्वसेन का यहाँ पर शासक था। और इनकी माता का नाम की हम बात करें तो इनकी माता का नाम चंपावती था। गंधर्वसेन पिता का नाम। तो यहाँ एक कहावत आती है कि यहाँ एक मतलब मैं आपको पद्मावती ग्रंथ की कहानी बता रहा हूँ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पद्मावत ग्रंथ लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी थे, लेखक साहित्यकार थे। इन्होंने 1540 में लिखा था। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा इसमें, क्योंकि ये 1303 की बात है, ये 1540 में लिख रहे हैं। तो हम यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ की जब ये रानी थी, यहाँ पे ये जब राजकुमारी थी पद्मावती, तो इनके पास में यहाँ पर एक तोता था, बोलने वाला तोता था। तो ये तोता उड़ के यहाँ से उड़ता है, यहाँ से उड़ के ये सीधा राजस्थान में जाता है। राजस्थान में एक जगह है झालावाड़, ये यहाँ पर है। ये झालावाड़ में पहुंच जाता है, वहाँ के शासक होते हैं। झालावाड़ के शासक को पता चलता है कि ऐसे एक बोलने वाला तोता है जिसमें बहुत अच्छे गुण थे इस तोते में, इनके पास था ये पद्मावती के। तो ये झालावाड़ का जो शासक होता है वो राणा रतन सिंह को भेंट कर देता है, क्योंकि चित्तौड़ के शासक थे। चित्तौड़ उस टाइम पर ठीक ठाक शक्ति थी, चित्तौड़ के शासक जितने भी थे वो ठीक ठाक शक्ति मानी जाती थी चित्तौड़ को। चित्तौड़ दुर्ग था यहाँ का दुर्ग की हम बात करें तो इसमें ये राजस्थान का मछलीनुमा बना हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा मतलब जनता आ सकती है। इसमें 50-60 हजार भी जनता आराम से एक साथ में रह सकती है। इतना बड़ा दुर्ग था ये उस टाइम का, अभी भी फेमस दुर्ग है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। जब ये तोता यहाँ आ जाता है झालावाड़ से ये दे देते हैं राणा रतन सिंह को, इसको तोते को। तो क्या होता है, एक बार राणा रतन सिंह के कुछ जैसे रिश्ते की बात आ रही होती है, तो ये एक स्त्री का फोटो देख रहे होते हैं, मतलब जिसे शादी वादी की थी।
तो उसका फोटो देख रहे होते हैं। जब तोता इनके पास था रतन सिंह के, तो रतन सिंह का तोता देख के बोलता है उसे कि तू इसे क्या देख रहा है यार, इससे सही तो एक जहां से मैं आया हूँ वहां पर एक कन्या है, जब वो आम का जूस भी पीती है या फिर कुछ पानी भी पीती है तो वो भी उसके गले में से, कंठ में से दिखता है, इतनी सुंदर है। इसको क्या देख रहा है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं, तू पागल है जो इसके देख रहा। तो मेरे साथ चल, मैं तुझे उससे मिलवाऊंगा, श्रीलंका या सिंगल द्वीप में है वो। तो इन्हें रतन सिंह को विश्वास नहीं आता, पर एक बार वो सोचते हैं कि तोते में ही इतने गुण थे, उसमें बोल रहा था वो तोता, बोल के सब चीज बताता है इनको। तो ये इसके साथ, तोते के साथ हो जाते हैं, तोते के साथ जाते हैं यहाँ जा ये गंधर्व सेन के यहाँ साधु के भेष में रहते हैं। ये यहाँ पर पद्मावती को देख भी लेते हैं और पद्मावती को देख के इन्हें सच्चाई को पता भी चल जाता है। पहले तो डरते हैं तोते के साथ आने में, कि सोचते हैं यार मेरे को कहीं मरवाना दे, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। पर लेकिन जब ये पद्मावती को देखते हैं तो इन्हें यकीन हो जाता है वाकई में ये इतनी सुंदरी होती हैं, और इन पर मोहित हो जाते हैं यहीं पर गंधर्व सेन इनसे एक दिन पूछ लेते हैं कि भी आप मेरे को साधु नहीं लग रहे, आप बताओ हो कौन। तो ये सच्चाई अपनी बता देते हैं कि मैं ऐसे चित्तौड़ का शासक हूँ, चित्तौड़ दुर्ग में मैं शासन करता हूँ, वहाँ का राणा रतन सिंह हूँ मैं। जब ये बता देते हैं कि मैं ऐसे ऐसे राणा रतन सिंह हूँ, तो पहले से ही यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मौर्यों ने बनवाया था। मौर्य शासक थे तो मौर्यों ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मौर्यों से फिर यहाँ के मेवाड़ के एक शासक हुए थे, मेवाड़ के शासक को दे दिया था, ये मौर्यों से जीत लिया था मेवाड़ के शासक ने, बप्पा ने जीतने के बाद तो उनकी मतलब यहाँ भी श्रीलंका में भी प्रसिद्धि इतनी थी कि पता था कि यहाँ पर कौन शासक है, कि चित्तौड़ कितनी बड़ी रतन सिंह का शासन है। तो ये गंधर्व सेन अपनी पुत्री का विवाह इनसे करवाए थे पद्मावती से, और पद्मावती को ये यहाँ पर ले आते हैं। पद्मावती को यहाँ लाने के बाद ये 1303 में अब अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। दिल्ली में यहाँ पर अलाउद्दीन है। तो क्या होता है, अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार नीति तो अपना ही रहा है, अपनी साम्राज्य विस्तार कर रहा है। रणथंभौर को जीत लिया और गुजरात में अपनी विजय कर ली। वहाँ के बाद अब ये इसको यहाँ पर एक साधु टाइप मान लो या एक तांत्रिक मान लो वो रहते थे, तो वो पद्मावती पर अपनी निगाहें जमाए हुए थे, यानी कि तांत्रिक शक्ति थोड़ी जानते थे, तो अपने बस में करना चाहते थे इन्हें पद्मावती को। अब ये बात पता चली राणा रतन सिंह को। राणा रतन सिंह ने यहाँ से देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने के बाद ये सीधा पहुंचा यहाँ से अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन को बताया कि भाई तू सब कुछ जीत रहा है, शासक भी ठीक ठाक है, तू मतलब ये सारे राज्य जीतता जा रहा, पर लेकिन फिर भी तू पागल है। तेने एक सबसे बढ़िया चीज पूरे भारत में, एक जो सबसे सुंदर स्त्री है, तेने वो छोड़ रखी है, उसको जीत, वहां से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत जाके तो तेरे को मिलेगी। तो ये यहाँ से अलाउद्दीन आता है कि किसी बहाने से ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह के पास आता है मिलने, वैसे ही कि मैं ऐसे संधि करने आया हूँ या बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो ये यहाँ पर आ जाता है, दुर्ग में प्रवेश कर लेता है। तो अचानक ही ये पद्मावती आती हैं और एक तरीके से वो खेल रहे होते हैं, चेस खेल रहे थे। चेस खेलते हुए इसकी निगाह पद्मावती की परछाई देख लेता है पानी में परछाई देखता है, बहुत सुंदर दिखती है। तो ये सोचता है जब पानी में इतनी सुंदर तो रियलिटी में कितनी सुंदर होगी, क्योंकि ऊपर से देखता है, ये नीचे चेस खेल रहे थे अपने, उस टाइम पर यही गेम था, चेस ही खेला करते थे ज़्यादा। देखने के बाद ये मोहित हो जाता है, ये सोच लेता है कि मैं इसको जीत के रहूँगा, इसको हासिल करके रहूँगा। तो ये आता है धोखे से इसको ले जाता है, रतन सिंह को ले जाके अपने पास बंदी बना लेता है। अब वहां से भेजता है ये संदेश रानी पद्मावती के पास कि आज तू आ जा मेरे पास और अपने पति को छुड़ा के ले जा। तो ये तेज थी उस टाइम। पद्मावती के भाई थे गोरा, जो कि इन्हीं के साथ आए थे, और इनका भतीजा था, भाई गोरा था, और एक भाई का लड़का था भतीजा बादल, जो कि चित्तौड़गढ़ की सेना में शामिल थे, बादल सेनापति के पद पर थे। तो ये यहाँ पर रणनीति बनाते हैं यहाँ की दिल्ली पे जाने की। तो ये बोलती है कि मैं आता जाऊंगी पर अपने साथ कुछ दासियां लेके आऊंगी। तो ये ऐसा ही काम करती है, जाती हैं और बहुत से डोले ले जाती हैं। उनके अंदर जितने भी बैठे थे सारे पर्दा करके ये सैनिक बैठे थे, कुछ 1,500-2 हज़ार के आसपास ही ले जाती हैं अपने साथ सैनिकों को ऐसी भेष में। और वहाँ ले जाने के बाद बड़ी चालाकी से वहाँ से जो एक गोरा और बादल होते हैं, ये दोनों
बहुत ही चालाकी से वहाँ से रतन सिंह को निकाल देते हैं और पद्मावती को बचा के वहाँ से निकालने के बाद ये दोनों युद्ध करते, थोड़े टाइम तक युद्ध चलता है। युद्ध करते हुए वहाँ ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जब ये पद्मावती और रतन सिंह आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ में, फिर अलाउद्दीन आता है बहुत बड़ी सेना लेके, यहाँ पर घेरा डाल देता है। 2-3 महीने तक घेराबंदी चलती है। फिर राणा रतन सिंह आते हैं निकल के बाहर दुर्ग से, गेट खोल देते हैं। इनकी होती है हार होने के बाद यहाँ पर रानी पद्मावती 1600 स्त्रियों के साथ करती हैं जौहर, जो कि चित्तौड़ का पहला जौहर और राजस्थान का दूसरा जौहर था। जौहर स्त्रियों के नेतृत्व में होता है, मैंने आपको बताया था। और केसरिया करते हैं पुरुष, जो कि कंप्लीट होकर बोला जाता है शाखा। ये राजस्थान का दूसरा शाखा था, जो कि अलाउद्दीन के द्वारा करवाया गया। पहला भी इसके द्वारा हुआ और दूसरा भी इसी के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर ये शाखा होगा। इसके होने के बाद अलाउद्दीन तो हासिल कर नहीं पाता पद्मावती को, ये ऐसे ही रह जाता है। पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही था। बस क्या होता है यहाँ पर अपने इसका एक नाबालिग पुत्र होता है खिज्र खां करके, उसका नाम था। खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का शासन दे देता है और इसका नाम बदलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़गढ़ के खिजराबाद इसका नाम करके इसको यहाँ पर शासन दे देता है और यहाँ से फिर ये दूसरी जगह के लिए कूच करेगा। अब हम इससे आगे की बात करेंगे तो इससे आगे अब ये जाएगा राजस्थान में ही करेगा। अभी एक और जगह आक्रमण होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। आपने फिरोजा की कहानी सुनी होगी, अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा। हम उसके बारे में बात करेंगे कि फिरोजा की और कान्हड़ देव की पुत्र के प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से प्रेम कहानी हुई उनकी और बाद में युद्ध का कारण बन गई फिरोजा और कान्हड़ देव का पुत्र वीरमदेव। इसमें वीरमदेव की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती इसमें वैसे अलाउद्दीन की और उसकी पुत्री फिरोजा की थी। राजस्थान का मैप बना लेते हैं एक बार फिर। रणथंभौर जीत लिया, चित्तौड़ जीत लिया। अब आएगा जालौर का नंबर। जालौर में भी चौहान ही थे। जालौर यहाँ पर क्या था, 1304 ईस्वी में यहाँ पर कान्हड़ देव का राज था। कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि इसके अधीन रह के ये शासन चला रहे थे अपना जालौर से। और इसके अलाउद्दीन के दरबार में इन्होंने अपना पुत्र छोड़ा हुआ था। यहाँ दिल्ली में इनका पुत्र था वीरमदेव। क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता था कि अगर मान लो कोई भी राजा किसी राजा के अधीनता स्वीकार करता था, उसके अधीन रह के शासन चलाता था, तो उसके दरबार में उसको या तो खुद जाना पड़ता था या किसी अपने पुत्र को भेजना पड़ता था। तो यहाँ पर राजा को तो थोड़ी अपनी बेइज्जती सी महसूस होती थी जाने में, कि वहाँ पर बहुत ही मतलब एक तरीके से लाइन में लगना पड़ता था। फिर उसको नाम बोला था कि ऐसे जालौर के राजा आपको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत ही एक तरीके से बेइज्जती महसूस करते थे। इसलिए इन्होंने अपने पुत्र को छोड़ा हुआ था दिल्ली के शासन में। ये अलाउद्दीन के पास थे यहाँ, तो यहाँ रह के ये युद्धाभ्यास वगैरह करते थे अपने। तो इसके पीछे की हम कहानी जान लेते हैं पहले कि इन्होंने अधीनता स्वीकार कैसे करी। क्योंकि यहाँ पर गुजरात तक इनको पहले पहुंचना था। अलाउद्दीन को यहाँ से विजय करनी थी गुजरात में, उसको जीतना था। तो क्या होता है, ये कान्हड़ देव मना कर देते हैं शुरुआत में कि मैं तुझे अपने यहाँ से रास्ता नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ता है जालौर साइड से, चित्तौड़गढ़ साइड जाना होता है गुजरात को। तो यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं कि तू अच्छा आदमी ना है, मैं तेरे को यहाँ से रास्ता नहीं दूंगा, मेरी फसल उसल भी बर्बाद होगी। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर जब बहुत सारी सेना जाती थी तो फसल उसल बर्बाद कर देती थी। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा फसल भी नहीं होती थी, तो नुकसान ज़्यादा होता था। इसने कहा भी था अलाउद्दीन ने भी जो तेरे नुकसान हो मैं दे दूंगा तुझे, पर मेरे को जान दे। इसने मना कर दिया, इसने जाने ना दिया इसे। फिर क्या होता है, दूसरे रास्ते से चला जाता है, पर उधर से ये लौट कर आ रहे थे। जब लौट कर आ रहे थे तो यहाँ पर इसने जालौर के पास चला कि यहाँ से अलाउद्दीन की सेना लूटपाट करके आ रही है। तो फूका तो पहले ही बैठा था ये अलाउद्दीन से, मना कर दिया था, फिर भी चले गए। अब जब इधर से जा रहे थे लूट के, तो इसने इसकी सेना को घेर लिया और घेर कर सारे जितने सोना चाहिए सब लूट लिया।
लूट के बाद बस एक सेनापति बचा था इसका, एक सेनापति वो इसके पास पहुंचा अलाउद्दीन के, जान बचाया। कैसे बताया कि मेरे पे तो ऐसे ऐसे हमला करा है उसने, कि उसने धोखा कर दिया। ये सब अलाउद्दीन को पता चला। अलाउद्दीन को आया गुस्सा, वो जालौर आया, जालौर आके से यहाँ की घेराबंदी करी, तो इनके बीच होगी संधि। संधि होने के बाद इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। अब इससे आएगी बात, आएगी मैं आपको बताऊंगा फिरोजा की कहानी, कि आखिरकार फिरोजा के कारण कैसे युद्ध हुआ। बात है 1311 की। यहाँ वीरमदेव रह रहे हैं अलाउद्दीन के दिल्ली दरबार में। फिरोजा है इसकी पुत्री अलाउद्दीन की, वो भी जवानी है। तो क्या होता है वीरमदेव में और फिरोजा में, वीरमदेव की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, बस फिरोजा चाहती थी और फिरोजा ही से वीरमदेव को चाहती थी, और फिरोजा ही इससे शादी करना चाहती थी, प्यार करती थी इससे। अब इसने वीरमदेव को पता चली जब वो इससे मिलने आती थी, इससे बताया कि मैं ऐसे आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वीरमदेव ने सोच में पड़ गया, मना तो करा नहीं इनने तुरंत, पर लेकिन इसने चुप रहा है, इसने कुछ नहीं बोला। इसने जब ये कुछ नहीं बोला तो इसने अपनी इसकी जो पुत्री थी फिरोजा अलाउद्दीन की, फिरोजा गई अलाउद्दीन के पास कि पापा ऐसे ऐसे मेरे को शादी करनी है वीरमदेव से। अब अलाउद्दीन ने बोला कि भाई देख तेरी बात ठीक है, प्यार कर रही है उससे ठीक है, पर लेकिन अपने समाज का, जाति का कोई लड़का ढूंढ ले, मैं उससे करवा दूंगा शादी, बहुत है अपने जाति समाज में। तो ना उसकी फिरोजा ने बोला कि ना मैं तो शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, नहीं करूंगी नहीं शादी। जब फिरोजा ने ये बोल दिया इससे, अब इसका बाप राजा है तो पुत्री के लिए कुछ भी कर सकता है अपने के लिए। इसने बोला वीरमदेव को बुलाया अपने पास। ये चुप था, इन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया था इसकी पुत्री को। ये चुप था, इसको बुलाया अलाउद्दीन ने। बुलाने के बाद में इससे पूछा कि भाई हाँ, इसने वीरमदेव को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि भाई हाँ तू बता कैसे कैसे सिस्टम है तुम्हारे बीच में, क्या बात है, शादी करनी है ना करनी। अब फिरोजा ने तो पहले से बता रखा था अलाउद्दीन से कि शादी करूंगी तो मैं वीरमदेव से करूंगी, नहीं करूंगी नहीं। अब इन्हें वीरमदेव ने कुछ बताया कि भाई हाँ मैं आपको सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा मैं, आज मैं अभी तुरंत तो बता नहीं सकता, मैं कल अपने पिता से सलाह मशवरा करके जब बताऊंगा। इसने बोल के ही आगा सीधा कर। इसने अलाउद्दीन ने पर यहाँ एक बात बोल दी कि हाँ मेरे कल को बता ही दिए, जैसे भी तुझे करना हो, करना क्या हाँ या ना क्या, हाँ ही करनी है तेरे को, तो बस तू तैयारी कर, जा और अपने आराम कर, लेट अपने कमरे जाके। अब ये गया वीरमदेव, जाके इसने तैयारी करी यहाँ से निकलने की। दिल्ली से निकला, रातों रात निकला, निकल के रातों रात दिल्ली से ये पहुंच गया जालौर अपने पिताजी के पास, कानरदेव के पास। और जब कानरदेव के पास पहुंचा, अब फिरोजा आई, सुबह सुबह आई चाय लेके, देखा रूम में वीरमदेव था नहीं। अब ये गई फिरोजा अपने पापा के पास कि पापा वीरमदेव तो है ही नहीं कमरे में। अलाउद्दीन ने पूछा कि भाई 2-4 दिन सैनिक बनी हुए, देखा होगी कहाँ गया, कैसे कहाँ गायब हो गया। तो अब इसे पता चला अलाउद्दीन को कि वो पहुंच गया अपने पापा के पास, अपने राज्य में, रातों रात ही निकल गया जालौर के लिए। तो क्या होता है फिरोजा आती है इसके पीछे पीछे ही आ जाती है कि भी मैं भी इसके पीछे पीछे जाऊंगी। ये पीछे पीछे आई इसके, और जालौर में आके इसके पिता कानरदेव से इनने न्याय मांगा कि मेरे साथ न्याय करो, कि मैं आपके पुत्र वीरमदेव से शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ उससे। अब यहाँ कानरदेव है, कानरदेव ने बुलाया इसे कि वे वीरमदेव यहाँ, कानरदेव कि वीरमदेव यहाँ ये बता तू करके क्या कांड आया दिल्ली में। दिल्ली में भेजा था मैंने थी तैयारी करने के लिए, तू क्या कांड करके आया। उसने कहा वीरमदेव ने, पापा मुझे तो कुछ पता ही ना, मैं तो कुछ भी ना कर रहा है, ऐसा कांड वांड कुछ ना करा मैंने। उसने बोला कि ये फिरोजा फिर क्यों आई है दिल्ली से यहाँ तक तेरे पीछे पीछे। तो उसने बताया वीरमदेव कि पापा देखो मैं इससे प्यार व्यार करता नहीं, ये बिना मतलब कि मेरे पीछे पड़ी हुई है, प्यार व्यार शादी वादी करने के लिए कह रही है, और मैं इससे शादी करूंगा ना, मैं अपने समाज के बाहर शादी नहीं करने को। वीरमदेव ने मना कर दी। अब जब कानरदेव ने बोला इससे फिरोजा से ये बात कि भाई देख मेरा लड़का तो मना कर रहा तेरे शादी करने के लिए कि मैं शादी नहीं करूंगा, और जोर जबरदस्ती में इसकी कर नहीं सकता कि हाँ मैं तेरी जबरदस्ती से शादी करवा दूँ। अब क्या हुआ, फिरोजा गई फिर अपने पापा के पास। फिरोजा बोली अलाउद्दीन से कि मुझे तो कैसे भी चाहिए, मुझे वीरमदेव चाहिए, चाहे कुछ भी करो। अब अलाउद्दीन को आया गुस्सा, ये लेके अपनी सेना पहुंच गए जालौर कानरदेव के पास। ऐसा माना जाता है कानरदेव को दुर्ग को इसकी कोई खोल ही नहीं पाया, यहाँ पे
जो यहाँ जालोर दुर्ग था, जालोर दुर्ग को कोई खोल ही नहीं पाया था। जालोर दुर्ग ये ऐसा था, ये ऊंची पहाड़ी पे तो बना हुआ, पर लेकिन इससे नीचे एक और दुर्ग था, सिवाना दुर्ग है, जिसको कि इसकी कुंजी माना जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कोई पूछ लेता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी, यहाँ पर था जालोर दुर्ग। तो क्या होता है, यहाँ की जिसकी सेना में लोग थे कानड़ देव की, वो इसके साथ गद्दारी कर जाते हैं। वो उसका गुप्त रास्ता था इसके दुर्ग में जाने का, वो बता देते हैं इसको अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन जब गुप्त रास्ता पर चल जाता है तो ये यहाँ से गुप्त रास्ते जाके आक्रमण कर देते हैं, जो कि यहाँ पर फिर एक बार स्त्रियाँ जौहर करती हैं और ये कानड़ देव वीरगति को प्राप्त हो जाता है और वीरम देव की एक गर्दन काट के ले जाता है अपनी फिरोजा बेटी के पास। अब जब फिरोजा के पास ले जाता है, फिरोजा बोलती है कि पापा मैंने आपसे जिंदा लाने के लिए गई थी कि मरा हुआ लाने के लिए ना गया था। तब ये इसका कटुआ सिर लेती है, जाती है यमुना में और यमुना नदी के पास जाके इसके सिर का यानी इसके शव का सही से दाह संस्कार करती है। दाह संस्कार करने के बाद खुद कर लेती है आत्महत्या। आत्महत्या करने के बाद इसकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद इसकी कहानी खत्म। और यहाँ पर जालोर का साका भी हो गया था, तो तीसरा साका था। इसकी बस इतनी कहानी थी फिरोजा के ऊपर। ऐसा माना जाता है, ये एक तरीके से माने तो दंतकथ्य कहानियाँ भी हैं ये, पर कुछ सही भी मानते हैं कुछ नहीं मानते, आप देख लो। वैसे कारण इसके दोनों ही, क्योंकि कुछ कारण ये भी हैं कि ये इससे पहले से चिड़ा हुआ था कि इसने इसकी सेना को पहले भी एक बार लूटा था और कुछ गलतियों की वजह से आक्रमण करा था। पर मेन ज़्यादातर ये मानते हैं कि फिरोजा की वजह से आक्रमण हुआ था जालौर पर, जिसको कि अलाउद्दीन ने जीत लिया था। अब इसकी बात करें हम अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान की। दक्षिण अभियान की बात करें हम इसमें, तो दक्षिण अभियान की तरफ जब ये चला, दक्षिण की तरफ दक्षिण अभियान की, इनका एक सेनापति था मलिक काफूर, जो कि ना गुलाम ही था, अलाउद्दीन गुलाम था। इसके नेतृत्व में ये यहाँ से दक्षिण के अभियान करता है, जिसने तेलंगाना तक पहुंचा था। ये तेलंगाना को जीता पहले तो इसने, तेलंगाना के बाद ये तमिलनाडु के मदुरै तक गया था। मदुरै की जगह तमिलनाडु में, वहां तक इसने मतलब दक्षिण में मलिक काफूर ने इसकी सेना का नेतृत्व करा था, जिसके नेतृत्व में इसने दक्षिण के अच्छे खासे ठीक ठाक राज्यों को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये इसकी साम्राज्यवाद की नीति थी, जो मैंने इसके साम्राज्य पढ़ा दिए, साम्राज्य विस्तार के बारे में इसके में पढ़ाया। और इसमें दोनों ही, ये एक चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर, ये इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़ से ज़्यादा पूछ लेता है राणा रतन सिंह और पद्मावती के बारे में। इसके बारे में मूवी बनी हुई है, अगर और सही से मूवियों में तो खैर जैसा बताते हैं हमें तो बस जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। मूवी का इतना कुछ सच होता है कुछ झूठ होता है, इसलिए मूवी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो मैंने आपको एक अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो हमारी लाइक करें, और जो नए हैं हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।